अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई। वेलकम बैक टू अली सीरीज बुक्स। और ऐसी है भाई, आज हम बात करेंगे किन चीज़ों के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड यू शुड नो द पीरियोडिक टेबल। आपको पता है भाई, लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था पीरियोडिक टेबल हमने किया था, और हमने कहा कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स। नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स, एंड द सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ सबशेल्स। तो आज हम सबशेल्स और ऑर्बिटल्स की बात करेंगे भाई। सबशेल्स कौन से हैं, ऑर्बिटल्स कौन से हैं, और कैसे उनको हम डिवाइड करेंगे और कैसे उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का लेक्चर दो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई एम श्योर कि ये आपकी माइंड सेट को चेंज कर लेगा। एनीवेज, हमने किस किस चीज़ के बारे में बात की थी लास्ट लेक्चर में, क्योंकि ये कंटिन्यूटी विद द लास्ट लेक्चर है, तो इसलिए हमने उसको लेक्चर नंबर 1 और ये लेक्चर नंबर 2 हो गया आपका। एक्चुअली वो लेक्चर बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए हमने इसको डिवाइड किया 2 में। सबसे पहले देखो जनाब, हमने बात की कि ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप। तो ये पीरियड्स हैं और ऐसे ऐसे ये ग्रुप्स हैं, ये हमने सारा का सारा एक्सप्लेन किया। फिर हमें जो जो चाहिए स्पेशली हमने उनको एक्सप्लेन किया, टीचर में उनकी बात की। फिर हमने ये कहा आपको कि जो जो इंपॉर्टेंट है, स्कैंडियम और जिंक मैंने कहा स्पेशली याद रखना, इसको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इन दोनों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये एस एंड पी ब्लॉक अल्किलिन अल्कलाइन मेटल्स है, और ये जो है ये पी वाला, इनमें से फिर ये सारी फैमिलीज हैं, और आखिर वाला इनर्ट या नोबल या जो भी है वो फैमिली है, मुख्तलिफ नाम है इसके। फिर कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप नंबर 2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट्स है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप नंबर 1 है। फिर हमने एनालिसिस एनर्जी की बात की कि जो उस तरफ है एनालिसिस एनर्जी कम होती है, इसलिए अच्छा मेटल है। यहाँ पर एनालिसिस एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए अच्छा नॉन मेटल है। उन्हीं प्रॉपर्टीज को जाके हम कंटिन्यू करेंगे, और जाके फिर मैं SPTF के बेस पे बताऊंगा आपको कि कैसे हमने इनको डिवाइड करना है, हाउ हमने एक्सप्लेन करना है। ओके जनाब, सबसे पहली बात ही हमने की कि देखो, हमने कहा ये नहीं है, ये मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स है। पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम मेटल्स है। बस मैं आपको बताता हूं, ये नहीं है, ये देखो, लास्ट लेक्चर देखना जरूरी है, यू शुड वॉच द लास्ट लेक्चर। ओके, ये नहीं है, बस 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 घर आओ सब टाइम पे। ये जो लाइन मैंने ड्रा की ना, रेड वाली आपको नजर आ रही होगी, ये मैं थोड़ा सा इसको और भी वो करता हूँ डार्क, कि आपको पता चले जनाब ये जो है, ये नहीं, इस साइड के सारे मेटल्स है, और इसके इस साइड के सारे नॉन मेटल्स है। बस घर आओ, बस घर आओ सब टाइम पे, बस घर आओ सब टाइम पे, ये आपको याद होना चाहिए। इसके इस तरफ सारे के सारे नॉन मेटल्स, उस तरफ मेटल्स है। दो बात याद रखना। ऊपर से हम नीचे आते हैं, ये है, ये देखो ये वाला, इसको हम कहते हैं नॉन मेटल, इसको हम कहते हैं मेटलॉइड, और ये है मेटल्स। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, चाहे वो यहां है चाहे वो वहां है। समझ आ रही बात मेरी। यहां पर अस्टाटीन होता है, Ag, ये होता है अस्टाटीन। तो हम ये कहते हैं समवट द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो देखो, एक बात सिंपल सी है कि जहां पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, वहां पर कौन सा कैरेक्टर डिक्रीज होगा, तो आप कहेंगे सर नॉन मेटालिक कैरेक्टर। समझ आ रही बात। दोबारा मैं कहता हूं आपको, ये बातें मैं हटाता हूं, क्योंकि ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको लास्ट लेक्चर। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो लास्ट लेक्चर दोबारा देखिएगा, क्योंकि हमने उससे आगे जाना है एक स्टेप, ठीक है। ओके, अब देखना, अब हम एक्सप्लेन करेंगे पीरियड्स एंड ग्रुप्स को छोड़ के, हम ऑन द बेसिस ऑफ सबशेल एक्सप्लेन करेंगे, ये जो दूसरा वाला, इसलिए मैं यही इधर से लिखूंगा। तो हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल्स या सबशेल। ये नंबर 2 क्लासिफिकेशन है। देखो, हमारे पास सबशेल और ऑर्बिटल्स, आप कहेंगे सर ये तो सबशेल क्यों, अगर सबशेल है तो ऑर्बिटल क्यों, ऑर्बिटल है तो सबशेल क्यों। इसे मैं बताता हूं आपको। देखो, हमने पता है कि जो सबशेल्स होते हैं, सबशेल्स हम लिखते हैं सब शेल्स। सबशेल्स कौन कौन से हैं, तो आप मुझे कहेंगे सर सबशेल्स है SPDF, आप सब जानते हैं, राइट। आप सब जानते हैं कि सबशेल्स क्या है, सबशेल्स क्या है, सबशेल्स आर द SPD और F। सबशेल्स क्या है, SPDF है, राइट। तो ये हमारे पास होते हैं सबशेल्स। अब ये सबशेल्स हैं जिनमें से कौन कौन है, जहां पर क्या है, हम लिखते हैं जनाब, हमारे पास एक S होता है, फिर P होता है, फिर D होता है, फिर F होता है, राइट। ओके, लेकिन इस सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स, यस,
देखो शेल होता है, फिर सब शेल होता है, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। तो ये जो s है इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है और नहीं है। लेकिन जो p है फिर दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू px, py और pz डिवाइडेड इनटू दीस थ्री। ठीक है। अब जो d है ना, d हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल अलग पढ़ेंगे, बिकॉज शेप ऑफ ऑर्बिटल बकायदा आपकी इंडियो टेस्ट का अलग एक पूरा पोर्शन है जो कि हमने पढ़ना है, और वो क्वांटम नंबर्स का भी पोर्शन है। हम दोनों के लिए हम एक साथ पढ़ लेंगे तो दोनों का काम आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, डी नहीं है, डी हमारे पास है डी एक्स वाई, डी जेड एक्स, डी एक्स वाई वाई जेड, डी एक्स वाई वाई जेड, सॉरी एक थोड़ा सा गलत हो, और ये हो गया जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर, ये आपके पास हो गया। ठीक है। एफ है, इसको कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं, इसलिए हम इनके ऐसे नहीं लिखते जैसे ही हम लिखते हैं। अब आप कहेंगे सर ऑर्बिटल क्या मतलब? ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट ये है ना कि अगर हम देखें आउटर मोस्ट शेल, तो यहां पर एस है, हम समझते हैं भाई एस है क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में होता है, और ये बिल्कुल ठीक बात है। यू अंडरस्टैंड? यहां पर पी में होता है, यहां पर डी में होता है, और ये बिल्कुल ठीक बात है, सही है। यू अंडरस्टैंड? लेकिन अब मसला कहां आता है? मसला तब आता है जनाब कि डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में आउटर मोस्ट शेल डी नहीं है, आउटर मोस्ट डी नहीं है। आप कहिए सर ये तो बड़ा, हाँ देखो हम ये कहते हैं ना, अगर आप डी फिल करते हैं, गौर से मेरी बात सुनिएगा, डी हम फिल करते हैं ना 1 2 3, यहां पर शेल नंबर 4 होगा। ये देखो ये शेल नंबर 4 है, गौर से इस बात को देखना, ये क्या है? ये शेल नंबर 4 है। नाउ द शेल नंबर 4 विल टेल यू, द शेल नंबर 4 जो है दैट विल टेल यू कि भाई इसमें हम डी कौन से इस्तेमाल करेंगे। ये शेल नंबर देखो, हमने कहा ना ये पीरियड नंबर 1 तो शेल नंबर 1, पीरियड नंबर 2 शेल नंबर 2, पीरियड नंबर 3 शेल नंबर 3, पीरियड नंबर 4 शेल नंबर 4। समझ रही बात? अब तो हमने कहा भाई ठीक है, ये बात तो ठीक है। अब आपकी बात ये समझ में आई होगी बात। अगर आप कहीं ये लेक्चर पहली दफा देख रहे हैं तो आप पहला लेक्चर देखिए जरूर, तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 4। अब याद रखना, हम जब क्या करेंगे यहां पर हम करेंगे ना 1s 2s 3s 4s, 3s के बाद हम फिल करेंगे 3p, और 2s के बाद फिल करेंगे हम 2p, लेकिन 4s के बाद हम फिल करेंगे 3d, और 3d अंदर होता है। इसलिए d की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं ना, तो हम ये d नहीं है d, इसके लिए हम लिखते हैं n-1 एंड d, ऐसे n-1d। इसका मतलब होता है जो शेल होता है ना, जैसे 4th नंबर शेल है, शेल नंबर 4 है, इसमें जब d फिल करेंगे ना तो इसका वाला नहीं करेंगे बल्कि -1 करेंगे, तो क्या 3, तो इसका फिल करेंगे। समझा रही बात? तो शेल नंबर 4 तो है लेकिन डी हम 3 में फिल करते हैं। ये देखो शेल नंबर 4 है लेकिन ये 3, शेल नंबर 4 में 3d यानी अंदर वाला फिल होता है डी। क्वेश्चन ये है कि अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एस में है तो फिर इसको कैसे हम डी ब्लॉक कहते हैं? ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। यू अंडरस्टैंड? मैं टेक्निकलिटी समझाता हूं आपको कि जो आपकी किसी भी एंट्री टेस्ट में काम आती है। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि भाई आउटर मोस्ट शेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन है। आप मुझे कहेंगे सर ये तो गलत हो गया, हमने तो ये सुना है, वो सुना है, ऐसा सुना है, वैसा सुना है। तो क्या वो गलत है? ना बाबा, वो गलत नहीं है, लेकिन वो इंटरप्रेट गलत अंदाज में अक्सर लोग करते हैं। एक ऐसे अंदाज में आप वो कहते हैं कि अगर 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 कि एस है तो इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में होता है, डी में है तो आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में होता है, एफ है तो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन एफ में होता है। यह जुमला गलत है। अब मुझे कहेंगे सर दोनों में मतलब क्या है? गौर से देखो, हम ये कहते हैं ना कि डी की फिलिंग करते हैं तो हम वो एस के अंदर करते हैं। एफ की अगर हम फिलिंग करेंगे ना, फॉर एग्जांपल आपने कहा सर हम एफ की फिलिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इधर 2 शेल्स और बनाए, जैसे ये 2 एफ है ना, ये हमारा आखिरी 6 एंड 7। तो जब 6 में हम आएंगे ना 1 2 3 4 5 एंड 6 है, 6s हम करेंगे ना,
तो 6s के बाद अंदर की फिलिंग करेंगे 4f की, जिसको लेंथेनाइड्स कहते हैं। ये नहीं है, ये लेंथेनाइड्स, ये अंदर की अंदर फिलिंग होती है, बाहर फिलिंग नहीं होती। अब आप कहेंगे सर ये अब समझ आ रहा है कुछ, कि भाई अक्सर कॉलेजेस में हमें बिल्कुल गलत समझाया जाता है। बच्चे हमारे पास जब आते हैं ना और हम टेस्ट पे समझाते हैं, तो बच्चे वो कहते हैं यार वो गलत है कि ये गलत है, उनको कोई ना कोई गलत लगता है। और मैं आपको यहाँ पर लिटरली एक बात बताऊं, ये बात आपने सही दिल दिमाग जिगर फेफड़े खोल के ये मेरी बात सुननी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और वो बात क्या है? वो बात ये है ना, अक्सर ये होता है कि हम जब पहली दफा कोई चीज सुनते हैं, पहली दफा हमें लगता है ये बिल्कुल ठीक है, और जब दूसरी दफा सुनते हैं हम कहते हैं यार ये गलत है, क्योंकि हमारा माइंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करता। स्पेशली हमारा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जो ममालिक हैं, यहाँ पर लोग बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करते। किसी ने एक बात बताई, वो गलत है कि ठीक है, आपके माइंड में वो फिक्स हो जाती है, हाँ यार ये ऐसा है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आपने लानी है माइंड में, और फिर आप कहते हैं नहीं सर आपके बारे में हमें डाउट है, तो जाके आप इसको वेरीफाई करें, और गलत साबित हुआ ना, मैं केमिस्ट्री छोड़ दूंगा। समझ आ रही बात? ये अल्लाह का करम है कि ये नंबर शंबर अक्सर मुझे याद नहीं रहते, लेकिन कंसेप्ट में कोई गलती नहीं हो सकती। कुछ चीज़ों में मैं कभी गलती नहीं कर सकता हूँ। दिस इज माई 14th ईयर, आई एम टीचिंग दिस इंटी टेस्ट, सो आई नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस इंटी टेस्ट, आई नो ईच एंड एवरी एमसीक्यू ऑफ द इंटी टेस्ट। ये सारी बात इसलिए बता रहा हूँ कि भाई जो मैं बता रहा हूँ उसको अपने फॉलो करना है। पुराना जो भी आपने पढ़ा है उसको फॉलो, डिस्टर्ब, वो बिल्कुल फॉरगेट अबाउट दैट। यू अंडरस्टैंड? हम फिलिंग करते हैं ना, फिलिंग याद रखना, 1 से लेकर 20 तक जब हम फिलिंग करते हैं, याद रखना हम पहले एस फिल करते हैं फिर पी करते हैं, लेकिन हम 20 से ऊपर करते हैं ना, 57 तक ये जो करते हैं, ये एक मिनट थोड़ा सा वेट करें, मुझे वो छींक आ रही है कब से, एक मिनट, कभी आ रही कभी नहीं आ रही, आई डोंट नो कि या आ जाओ या आ जाओ या चले जाओ, रास्ते में खड़ा है। 20 से ऊपर करेंगे ना, ये फीलिंग होती है एस की, फिर डी की, और फिर पी की होती है। मतलब डी बाद में, डी पहले फिर पी, और अगर नहीं ये 57 से ऊपर है तो फिर हम करेंगे एस, एफ, डी और पी। ये आपके लिए नई बात होगी, लेकिन ये ठीक है। पीरियोडिक टेबल को देखिए, सबसे पहली बात ये, पीरियोडिक टेबल ऐसे क्यों बना है? पहले एस है ना, फिर यहां एफ है, फिर डी है और फिर पी है। अगर 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 फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करें, अगर पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी न होती तो पीरियोडिक टेबल ऐसा ना होता। पहले एस होता, फिर पी होता, फिर डी होता और फिर उसके साथ एफ होता। यानी यहां एस होता, यहां पी होता, यहां डी और यहां एफ होता। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि पीरियोडिक टेबल को जिस अंदाज में बनाया गया है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड नाउ? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है। हमें जो कॉलेज में पढ़ाया होता है वो अक्सर गलत होता है। वो ठीक है कि हमें पढ़ाया होता है स्कूल पब्लिक स्कूल एंड फेडरल पब्लिक स्कूल एंड ब्ला ब्ला पब्लिक स्कूल, डू अंडरस्टैंड? वो ठीक है, उस वक्त तक ये बात ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और आपको कहते हैं पहले एस है, फिर पी है, फिर डी है, फिर एफ है, ये गलत है। हाँ, ये बात ठीक है कि सबसे कम एनर्जी एस की है, फिर पी की है, फिर डी की है, फिर एफ की है, ये बात ठीक है। वो असल में दो चीज़ों को मिक्सअप करते हैं, और मिक्सअप की होने की वजह से बच्चे के माइंड में एक चीज़ बैठ जाती है। वो कहता है कि एस, पी, डी, एफ फिलिंग भी ऐसे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। n+l रूल आपने पढ़ा होगा, लेकिन मसला ये है कि वो n+l रूल को उसी तरह समझाया नहीं जाता। अगर आप उसको उसी तरह समझाए बच्चे को फर्स्ट ईयर में ही, सेकंड चैप्टर के एंड में, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के एंड में बच्चे को ये सारी बातें समझाई, और थोड़ा सा उसको 10, 15, 20 मिनट या 1 घंटा भी दे दें एक्स्ट्रा, जो इस बात को समझे, तो बस बच्चा गलती नहीं करेगा। यू अंडरस्टैंड? ओके, अब ये जो है आपके पास क्या है, ये ऑर्बिटल्स हैं। अब कहेंगे सर ये टेक्निकलिटी जो जितनी मैंने बात बताई है ये क्या है? ये होता है ना, हर एक एटम एक बॉन्ड बनाता है, हर एक एटम बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड। एटम जब बॉन्ड बनाता है ना, अब मेरी बात ये गौर से याद रखना, ये सही बात है। इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेता है, इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट है ना, हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेता है और ये जिस ऑर्बिटल में है, इट्स ऑर्बिटल रिप्रेजेंट्स इट्स ब्लॉक। ये जुमला आपको याद होना चाहिए। क्या है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है
और जो बाण बनाता है, इलेक्ट्रॉन बाण बनाता है, और जब ये बाण बनाता है, जब बाण बनाता है, तो जिस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होता है, हम कहते हैं ये उसी ब्लॉक में है। यानी जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हो, लेकिन ये जरूरी है कि इसका जो एटम है, इसका जो बाण जब बनाता है, वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल से आया है। तो ऑफ कोर्स ऑर्बिटल सबशेल में होता है, और जब ये जिससे आता है हम कहते हैं वही ब्लॉक है। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? ओके, फॉर एग्जांपल अब लेते हैं ना, कार्बन है, कार्बन बाण बनाएगा। ये जरा मैं एक्सट्रापोलेट करता हूँ, ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये होगा, इसके साथ आपका कंसेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा ना। वन योर कंसेप्ट टू बी वेरी मच क्लियर, ये बिल्कुल ऐसे क्लियर हो ना, क्लियर क्रिस्टल हो, कि जिसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो, या आप कल डाउट न, आपके जहन में डाउट न क्रिएट हो। ठीक है, हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, 3-4 एग्जांपल्स में लेता हूं, इससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। कार्बन लेते हैं, तो कार्बन में कितने, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम लिखते हैं, हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p2, तो ये हो जाएगा 6। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आप कहेंगे सर p में तो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, राइट। यहां पर कितने हैं, 2 है, तो इसका मतलब हुआ ये ऐसा है। अब देखना, इसका मतलब हुआ ये ऐसा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है। अब समझ में, तो जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेगा बॉन्डिंग में, ये p वाला लेगा, ये px इसको हम कहते हैं, इसको py कहते हैं, और इसको pz जो कि खाली है यहाँ पर। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हिस्सा लेगा, या हाइब्रिडेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा वो जाके बॉन्ड में हिस्सा लेगा हाइब्रिडेशन के बाद। तो जो p वाला हिस्सा लेता है इसके लिए, इसलिए ये p ब्लॉक है। या फॉर एग्जाम्पल है लेते हैं ना, आपने NaCl देखा होगा, KCl NaCl वगैरह जितनी भी हैं, अगर आप इन्हें देखें तो इन्हें के हम लिखते हैं ना 1s2 2s2 2p, 11 है ना, 11 6 एंड 3s1, यानी देखो ये नहीं है, ये कंप्लीट है, 6 7 8 9 10, इनके साथ हमारा कोई काम नहीं है, इसको इग्नोर कर। जैसे इनके साथ हमारा कोई काम नहीं है, इग्नोर कर। ये s जब ये बॉन्ड बनेगा ना, Na जब Na+1 में जाएगा, हम कहते हैं ना Na है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये Na+1 में गया और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। अब ये नहीं है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, ये इलेक्ट्रॉन कहां से गया, ये बांड का सबब है ना, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तो तेरी याद थी, अब याद आया। समझ आ रही बात, जो सबब बनता है, रीजन, द रीजन ऑफ बॉन्डिंग इज दिस इलेक्ट्रॉन, दिस s इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अब आप गौर से अगर देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन देता है, Na+ जब बनता है ना, Na+ में से अब हम कहते हैं ये 1s2 2s2 2p6 है। अब अगर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन देखेंगे ना, इधर ये सोडियम में बनाता हूं, ये वाला सोडियम, जो सोडियम है पहले, ये देखो जनाब, सोडियम ऐसा होगा 1 2 एंड 3, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जाता है, ये बनाएगा Na+, ये वाला। जब प्लस बनेगा ना, तो इसमें 2 शेल्स रह जाएंगे, और जो बाहर वाला शेल है, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इलेक्ट्रॉन। तो क्या इसको हम पी ब्लॉक कहेंगे, क्या इसको हम अब पी ब्लॉक कहेंगे, ना बाबा, इसको हम एस ब्लॉक कहेंगे, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बना है। समझा नहीं बात, अगर वैलेंस शेल पे सिर्फ डिपेंड करता तो सोडियम एस होता और सोडियम+1 पी ब्लॉक होता, फिर वो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आते हैं सीएल की तरफ। सीएल में 1s2 2s2, ये 17 है, अच्छा, और ये 11 है, इतना पता होना चाहिए आपको। और ये हम कहते हैं 2p6 3s2 3p5। अब इसका मतलब ये हुआ, ये जो p है ना, p इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, गौर से देखना मेरी बात। अब ये इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, देखो इसमें है 1 2 3 4 एंड 5, ये नहीं है, ये खाली रह गया। ये अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं है जो लूज हुआ है, ये जो ये लूज हुआ, ये इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, ये इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, यानी Cl हम लेते हैं ना, Cl+1 एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ये जाके Cl- बनता है। माइनस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो जब ये इधर आता है ये कंप्लीट हो जाता है। समझ रही बात, लेकिन ये बॉन्ड बना है, कहां बना है, ये P का बना है, यानी Px Py और Pz। तो जो Pz है इसका, और इसका जो P, इसका जो S है 3s, ये दोनों जाके मिले हैं।
इसका मतलब S और P ने बॉन्ड बनाया है, तो Cl इसने ये इलेक्ट्रॉन लिया तो ये Cl माइनस बन गया, इसका मतलब ये सेमी शेल में इसका P कंप्लीट हो गया। अब ये क्या करेगा, ये Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों मिलेंगे और ये बनाएंगे NaCl, तो इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज होगा और ये साथ में रहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। यू अंडरस्टैंड नाउ? आई एम श्योर कि यू विल इट विल बी क्लियर नाउ टू यू। इज इट क्लियर नाउ? वेरी गुड, ओके। अब समझ आई नहीं कि किसको किस कौन सा ब्लॉक कहेंगे, कार्बन को P ब्लॉक, इसको ये ब्लॉक, ये ब्लॉक। अब क्वेश्चन ये है कि D ब्लॉक है, एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं आयरन, तो आयरन हमेशा दो फॉर्म में आपको एग्जिस्ट करेगा। आयरन नहीं है आयरन, ये या Fe+2 फॉर्म में होगा या Fe+3 फॉर्म में होगा। ये दो बॉन्ड बनाते हैं, या ये FeCl2 बनाता है या FeCl3 बनाता है। FeSO4 वगैरह भी है, लेकिन ये कॉमनली यही इस्तेमाल होते हैं। तो ये देखो, इसका क्या होता है कि इसका S कंप्लीट होता है और इसका D इसमें इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको D ब्लॉक कहते हैं। समझ नहीं बात? ये देखो आयरन यहां पर है, ये देखो ये आयरन, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये वाला। समझ आ रही बात? अब देखो गौर से मेरी बात, इसको कहते हैं S ब्लॉक, इसको P ब्लॉक, इसको D ब्लॉक, और नीचे वाला जो यहां पर होता है उसको कहते हैं F ब्लॉक। ये सब समझ आया है ना? इसको F ब्लॉक कहते हैं। अब मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहूंगा। देखो ये कंसेप्चुअल लेक्चर है। अच्छा, आप ये नहीं कहेंगे भाई टॉपिक कौन सा है, ये क्या है, टेबल के अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेक्चर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सीखिए, सही सीखिए। अच्छा ओके जनाब, ये हमारे पास आया भाई, आपको पता चला कि एक्चुअली द मेन रीजन टू बिकम द ब्लॉक ऑफ समथिंग, टू कॉल द ब्लॉक या रिप्रेजेंट द ब्लॉक, वो क्या है, वो सब शेल है, ये ऑर्बिटल है जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, वही हमारे पास होता है। ओके जनाब, अब इसको मैं थोड़ा सा और भी जाके आपको आसान करता हूं। हमारे पास S, P, D, F ये ब्लॉक होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के हिस्सा लेगा, जिस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, वही क्या होगा, वही आपका ये होगा। ठीक है, अब हम आते हैं, हमने आपको कहा कि इसको डिवाइड किया गया है S, P, D, F में, और आपको पता है भाई S और P दोनों मिला के इसको क्या कहते हैं, इसको नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ रूबी, कि आपको बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो। ठीक है, देखो हमारे पास होता है S प्लस P, ये S हो गया, वो P है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। और नॉर्मल एलिमेंट्स के साथ ही इसको एक और नाम भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये दो नाम हो गए। फिर उसके बाद आता है D प्लस F, इनको हम कहते हैं, याद रखना, D प्लस F को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ओके। लेकिन अब D ट्रांजिशन एलिमेंट्स में TE लिखूंगा, ये दो में डिवाइड है, एक D ब्लॉक है, दूसरा F ब्लॉक है। अब ये जो D ब्लॉक है ना, D ब्लॉक के एक और नाम है, इसको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इसको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो पहली बात सीखिएगा, मैं इसको हटाऊं, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन, और ये दो नॉर्मल के बीच में है, ये दो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बीच में है, यानी ये S है यहां पर और यहां पर P है, इन दोनों के बीच में है। समझ आ रही बात? ये आपका S ब्लॉक, ये P ब्लॉक, इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ट्रांजिशन किसे कहते हैं? ट्रांजिशन दो चीजों के ट्रांजिशन है इनकी। नंबर वन, दिस इज बिटवीन S एंड P। पहली बात ये है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स S और P के बीच में है, नंबर वन। नंबर टू क्या है, देयर प्रॉपर्टीज आर also transition, their properties are also transition between S and P। S और P के बीच में ट्रांजिशन है, इनकी प्रॉपर्टीज भी। यहां से आप जाते हैं वहां जाते हैं। हमारे पास पहला होता है S ब्लॉक, S वाला, मैं चारों एक्सप्लेन करता हूं।
एस होता है ना, इसमें आपको हाइड्रोजन और हीलियम को लेके सबसे पहले आप इन दोनों को लेते हैं, क्योंकि यहाँ है और हीलियम यहाँ पर है, ये देखो ये, ठीक है। ये आपका है एस ब्लॉक, प्लस इसके साथ एस में कौन है, हम कहते हैं ग्रुप नंबर 1A एंड ग्रुप नंबर 2A, ये दो है, ग्रुप नंबर 1 एंड 2A, ये हमारे हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। हाइड्रोजन और हीलियम बड़े इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन हम केमिस्ट्री में बहुत पढ़ते हैं, इसके एक्सेप्शनल केसेस बहुत ज्यादा है, हम बार बार पढ़ेंगे इसको, एक्सेप्शनल केसेस इसके बहुत हैं, याद रखना, इनको बार बार हम पढ़ेंगे। हीलियम है, सो याद रखना, इट डज नॉट मेक एनी बॉन्ड, हीलियम क्या है, नोबल गैस है ना, तो ये क्या है, ये कोई बॉन्ड नहीं बनाता, इट डज नॉट मेक एनी बॉन्ड, ये कोई बॉन्ड नहीं बनाता, हीलियम कोई बॉन्ड नहीं बनाता, लेकिन हाइड्रोजन बनाता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना, याद रखना, हाइड्रोजन दो के साथ बॉन्ड बनाएगा, या ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, और या ये बॉन्ड बनाता है नॉन मेटल के साथ, ये जो भी है स्पेलिंग, अच्छा NONMATAL, बस आप इग्नोर करिए इसको। लेकिन इसको देखिए, जब मैं मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा ना MH होगा, और जब नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा ना हम NM लिखते हैं इसके लिए, और H होगा। तो यहां जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, ये माइनस में होती है और ये प्लस में, और यहां जो होती है ना ये प्लस में होती है, और ये नॉन मेटल वाला ये इसमें होता है। इसकी रीजन क्या है ये मैं अब समझाऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ये मैं इसकी रीजन बताऊंगा, लेकिन आप इसको देखिए यहां पर। अब इसको हम कहते हैं ना, ये मेटल के साथ जब ये इसको आएगा, इसको हम कहते हैं हाइड्राइड, हाइड्राइड। ये मैंने इसलिए लिखा कि जब IDE किसी के एंड में आता है ना, IDE ये लफ्ज नहीं है, ये IDE, ये IDE ये किसी के एंड में आता है, तो हम कहते हैं इस पर नेगेटिव चार्ज है। ये क्या जाहिर करता है, नेगेटिव चार्ज जाहिर करता है, और इसमें हम हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पर कोई IDE नहीं है, इसलिए मतलब यहां पर क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब आते हैं जनाब, इसमें दो और रह गए, एक है 1A, दूसरा है 2A। वैसे आपको याद होगा हमने इससे पहले वाले लेक्चर में 1A एंड 2A की कुछ बातें की भी थी। 1A क्या है, हम कहते हैं ये अल्कली मेटल्स हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। आपको पता है इसमें कौन कौन है, हाई लेला ने किया राशिद से फ्रॉड, उसने क्या किया, राशिद से फ्रॉड किया, ठीक है। अब हम ये कहते हैं ये 1A एंड 2A है, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, और 2A क्या है, BEMT। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बेगम मुझे कहने से बात रख, या बैठा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। बैठा मांगे कवल, बैठा मांगे कवल सरदार बाप राजी, ये आपको सही याद होगा कि बैठा मांगे कवल सरदार बाप राजी, बस जैसे आपने याद रखना है याद रखिए। लेकिन यहां पर कुछ बातें करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। मैंने आपको कहा था कि दे हैव द लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये बात हमने की है, क्या है याद है ना, ये हमने कहा था, ये क्या है, इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, दे हैव द लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती है, लीस्ट होती है, और साथ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये होती है। ये सबसे अच्छे मेटल्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर। हम आते हैं ना, ये है लेस, लीस्ट नहीं है, अच्छा लेस आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर ये वाली चीजें आपको समझ नहीं आती, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो डरने की जरूरत नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, इतना याद रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी वो है जो आपको मेटालिक या नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बताती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ये वो प्रॉपर्टी है, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो ये नॉन मेटल है, आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होती है ये मेटालिक कैरेक्टर है, बस इतना याद रखना। बाकी चीजें जो समझ नहीं आई तो इट्स ओके, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमने कुछ बातें लिखी थी वो आपको याद होगी, इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ। ये क्या है, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे अच्छा मेटल पीरियोडिक टेबल में वो सीजियम है, याद रखना, क्योंकि हम नीचे आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो फ्रांसियम को हम कंसिडर नहीं करती, क्योंकि ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, तो इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करते, वैसे ना याद रखना। क्लियर हो गया ना, ओके जनाब। ये हम इस बात सिर्फ एस की बात कर रहे थे, हम फिर डी की बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त, हम सिर्फ और सिर्फ एस की बात कर रहे हैं कि एस ब्लॉक में हमारे पास क्या है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, यानी अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। तो हीलियम मैंने बताया भाई वो तो कोई बांड शांड नहीं बनाता, तो भाई इसको इग्नोर करो, लेकिन बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो चीजें हैं वो आपको समझ आई होंगी, ओके।
अब आते हैं बाकी नॉलेज की तरफ टूवर्ड्स ऑफ द दिस वन। एस ब्लॉक में मैंने आपको बताया इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई है। ये जो बॉन्ड बनाते हैं, ये जो बॉन्ड बनाते हैं, ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? ये आयनिक बॉन्ड। सिर्फ एक बीई नहीं है, बीई, ये बीई के अलावा ये बीई नहीं है, बीई ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर ये बीई कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जो कि एक्सेप्शनल केस है। बीई को देखो मैं आपको बताऊंगा, एल बीई सी ये मेन एक्सेप्शनल केसेस हैं, और फिर यहां पर एफ है, वही तो सबका बाप है भाई, सबका बाप है। ये जहां पर जो प्रॉपर्टीज करता है ना वो बाकी नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको समझ जाना चाहिए। हम कहते हैं बीई कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन बाकी सारे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। यानी ये देखो MgCa SrBar ये जितनी भी है ना ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, बी कोवेलेंट है, एंड रेस्ट ऑफ ऑल ये क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। सिर्फ ये क्या बनाता है? ये कोवेलेंट बनाता है, और बाकी सारे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। मेरे ख्याल में ये सब चीजें आपको समझ आई होगी, एंड these things will be clear to you now। ये क्लियर होंगे कि जनाब ये क्या है, ये है। इस ब्लॉक समझ आया? ये क्या है? ये कि वो ब्लॉक है जो इस साइड पे है। और दूसरी बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सॉफ्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? ये जो ग्रुप नंबर 1 है स्पेशली, ये सबसे ज्यादा सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ये क्या है? दीज आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स, वेरी सॉफ्ट मेटल्स। ये बहुत सॉफ्ट है। और ये क्या है? ये सॉफ्ट है, ये सिर्फ सॉफ्ट है। देखो अब देखो, ये बहुत नरम है, ये सख्त है, और ये वाले सबसे सख्त है, मतलब इनसे सख्त है। और ये जो आते हैं ना इस तरफ, ये इनसे भी ज्यादा सख्त है। समझ आ रही बात? मेरी बात समझ आ रही है ना कि भाई ये सख्ती जो होती है ना, सख्ती, दिस इज हार्ड, लेकिन ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है। तो ट्रांजिशन में बता रहा हूँ कि जो ट्रांजिशन इधर से इधर तक आती है वो क्या ट्रांजिशन है, और उनकी प्रॉपर्टीज दोनों के बीच में है, तो वो क्या है? समझ आ रही बात ना? मेटल्स दोनों हैं। ये समझ आया? एस समझ आया ना सारा? अगर कोई मसला है बेशक आप मुझे लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, आई विल टेल यू द होल थिंग, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। यू अंडरस्टैंड? ओके, ये हो गया जनाब ये वाला कि बीई क्या है? कोवेलेंट है, और बाकी सारे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और आपको नहीं पता भाई कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देना लेना इनका काम होता है, क्योंकि ये जो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप 2 है, दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, मैंने बताया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये प्रॉपर्टीज अपने साथ लिख लीजिएगा। अच्छा, एक एक प्रॉपर्टी आपको डिटेल में लिखनी है। They easily lose electrons, easily lose electron। इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज करते हैं, क्यों? क्योंकि दे हैव द लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं कि भाई आयन बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, तो आयन अगर जल्दी बनेगा तो एनर्जी कम है, आयन के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, यानी ज्यादा एनर्जी चाहिए कि बॉन्ड ये बन जाए। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? ओके, ये चीजें मेरे ख्याल में समझ आई आपको, जो मैंने बताई आपको अभी, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ आई होगी एस वाली। अब हम आते हैं जनाब, एस को हम इग्नोर करके पी की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आते हैं? पी। तो मैं ये करूंगा कि मैं जो एस है इसको मुकम्मल तौर पे इग्नोर करूंगा, हटाऊंगा। ठीक है, मैं उसको, ये बाकी सारी जो बातें नहीं लिखी वो मैंने वैसे भी एक्सप्लेन किया आपको, ये क्योंकि हमारे पास जगह ज्यादा आ जाएगी। ठीक, ये इनर आउटर वैसे भी मैंने एक्सप्लेन करनी है सारी चीजें, तो ये एस को मैंने हटाया इधर। ठीक है, ओके जनाब। अब हम आते हैं जनाब पी की तरफ, और पी को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? ये जो आखिरी है, इसको हम कहते हैं ना पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमारे पास कौन कौन से हैं? हम कहते हैं पी ब्लॉक हमारे पास है 3A 4A 5A 6A 7A और 8A। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है पी ब्लॉक। ये देखो, हमने इसकी बात की थी वैसे ऑलरेडी कि भाई इसको बाबर अली गिलानी इंडियन थे, काफिर सिख जर्मन से पलीद है, नई पड़ोसन आसिया से भी ब्यूटीफुल है, और उससे उससे टेलीफोन पर, और फ्लोरीन क्रीम आइडिन सबको पता है भाई कि फ़ोन करो बाहर आया अली, फ़ोन करो बाहर आया अली, और हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन जीना नेडान, ये सबको पता है भाई। ये है, मैं दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं इधर लिखूँ।
सिर्फ आपको मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखूंगा इसकी जो कि इंपॉर्टेंट है। ये सारी प्रॉपर्टीज या सारी चीजें आपको आनी चाहिए बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ओके। मेरे ख्याल में ये लेक्चर लेने के बाद पीरियोडिक टेबल में आपको अगर कोई मसला होना तो फिर आपकी गलती है, दोबारा ये लेक्चर देखिए, दोबारा देखिए, तीसरी दफा देखिए, चौथी दफा देखिए, लेकिन ये लेक्चर आपको बिल्कुल सही आना चाहिए। ठीक है, ओके जनाब। अब हम आते हैं पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक, जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एक तो ये है भाई, इसमें मेटल्स भी हैं, इसमें नॉन मेटल्स भी हैं और इसमें मेटेलॉइड्स भी हैं। ये तीनों हैं इसमें। मेटेलॉइड्स मैंने बताए हैं, अच्छा ये है बस घर आओ सब टाइम पे, ये वाला, ये आपके पास है, ये और इसकी इस तरफ सारे के सारे क्या है, मेटल्स है, उसकी उस तरफ क्या है, नॉन मेटल्स है। लेकिन आप इस देखिए ना, इसको इस तरफ देखिए, सारे ये मेटल्स है, तो ये मेटल्स पी ब्लॉक में आते हैं और ये वाले नॉन मेटल्स है, ये भी पी ब्लॉक में आते हैं। एक और चीज देखो, अगर हम पी को देखें ना, पी के अंदर आपको गैसेस भी मिलेगी, आपको लिक्विड्स भी मिलेंगे, ब्रोमीन ये है, और ये आपको सॉलिड्स भी मिलेंगे। देखो गैसेस कौन कौन से हैं तो मैं आपको बताता हूं गैसेस। अच्छा एक और बात, एस में हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन हीलियम, मेटल्स जितनी भी है ना, मेटल में कभी गैस नहीं होती, याद रखना ये बात। मेटल हमेशा सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट एक जो लिक्विड है, और वो कौन है, Hg है। Hg ये नहीं है, ये लिक्विड है, ये इधर में अलग लिखता हूं, Hg ये लिक्विड है सिर्फ। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी सारे के सारे मेटल्स क्या है, वो सॉलिड्स हैं। मेटल की भी गैसेस नहीं हो सकती, नहीं है, यू अंडरस्टैंड। अब देखो गैसेस कौन है, तो आप देखो हमारे पास कौन है, सबसे पहले भाई नाइट्रोजन, इधर से जो है ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन। उसके बाद देखो फ्लोरीन, उसके बाद देखो क्लोरीन, और उसके बाद तमाम नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जानते हैं ना, ये आखिरी वाले, ये नोबल, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये सारे के सारे क्या है, ये गैसेस है। लिक्विड हम देखते हैं भाई कौन है, तो भाई ब्रोमीन हमारे पास क्या है, ये लिक्विड है। ये ब्रोमीन नहीं, ये एक्स में है। अच्छा आपकी एक्स की बात नहीं कर रहा हूं, इससे एक्स की बात कर रहा हूं, तो ये है सॉलिड्स, बाकी सारे के सारे सॉलिड्स हैं। देखो आयोडीन, पोलोनियम, टेलिनियम, ये सारे के सारे, एक सारे के सारे सॉलिड्स हैं। समझ आ रही बात। अब गौर से देखना, ये सारे के सारे सॉलिड्स हैं। हम कहते हैं जनाब इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिखते हैं NS2 NP 1 से लेकर 6 तक है, 1 से लेकर 6 तक हम इसको कहते हैं, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बताई है, तो भाई इसमें मेटल, नॉन मेटल और ये सारी की चीजें है। ओके, अब ये एस ब्लॉक से डिफरेंट है, इस ब्लॉक से डिफरेंट है, क्योंकि एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स नहीं थे। ये जो एस हमने बताए थे, ये हमने कहा था ना, ये सॉफ्ट है, ये मैंने लिखा है कहीं आगे, ये सॉफ्ट है। ये क्या है, तो सॉफ्ट जो होता है ना, सॉफ्ट, ये सॉफ्ट मेटल जब भी होते हैं, मेरी बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब सॉफ्ट मेटल्स होते हैं तो सॉफ्ट मेटल्स आप उसको मेलिएबल, यानी इसको शीट बना सकते हैं, इसको मेलिएबल कहते हैं। आप इसको टक 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 करके शीट बनाएं, लेकिन इससे डक्टाइल, नो डक्टाइल, ये मैं लिखता हूं साथ में, अच्छा नो डक्टाइल, नो डक्टाइल, ये डक्ट्स नहीं बना सकते। डक्ट्स का मतलब है ये तारे आप बनाएं, और ये इतना सॉफ्ट है, टक करके फट जाएगा, कट जाएगा, इसलिए इसे डक्ट्स नहीं बनाते, तो नो डक्टाइल। ये मेलिएबल है लेकिन डक्टाइल नहीं है। समझ आ रही बात अब। ओके जनाब, ये कंडक्टर हैं, ये तो कंडक्टर तो वो मेटल्स भी हैं जो यहां पर हैं, ये मेटल यहाँ पर जो मेटल्स हैं वो सारे के सारे वो भी क्या है, ये वो। अच्छा एक बात याद रखना, पीरियोडिक टेबल में हम जब फ्लोरीन की तरफ जाते हैं ना, फ्लोरीन की तरफ कहीं से भी, मेरी बात याद रखना, अच्छा कहीं से भी, यानी ये फ्लोरीन है और आप कहीं से भी आते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये पीरियोडिक टेबल है और आप इस पीरियोडिक टेबल में फॉर एग्जांपल इस तरफ आते हैं कहीं से भी, फ्लोरीन की तरफ, और या नीचे से जाते हैं फ्लोरीन की तरफ, कहीं से भी फ्लोरीन की तरफ जाते हैं, या ऐसे जाते हैं फ्लोरीन की तरफ। तो जब आप, हम इसको कहते हैं ना कि जब आप फ्लोरीन की तरफ आते हैं, जब भी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की तरफ आएंगे या ऊपर जाएंगे ऐसे, तो कुछ बात याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये वाली प्रॉपर्टी समझ गए ना, इसको ट्रेंडिंग की आती बातें आप समझ जाएंगे। क्या हमने कहा ना, अब अनर्शियल एनर्जी की बात हमने की, अनर्शियल एनर्जी की बात की हमने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं बाद में बताएंगे, सिर्फ नाम हमने दी है, एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे। अनर्शियल एनर्जी, ये तीन चीजें नहीं है, ये ज्यादा होती है, आप ऊपर जाएं या इधर जाएं, इसका मतलब है कि हम जाते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और फ्लोरीन से कहीं भी दूर जाएंगे नॉन मेटालिक करेक्टर ज्यादा होता है।
मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, और जब फ्लोरीन की तरफ जाएंगे कहीं से भी नॉन मेटालिक कैरेक्टर यानी मेटालिक कैरेक्टर कम होता है। ये बात याद रखना, ये क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर कम होता है। ये बात अगर आपको समझ आई है, इसका मतलब ये है कि आप समझ जाएंगे। दूसरी बात ये नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। आपको पता है हमने एस ब्लॉक का कहा कि एस ब्लॉक क्या बॉन्ड बनाता है, आयनिक, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम कोवेलेंट बनाता है, बाकी सारे के सारे क्या बनाते हैं, आयनिक बनाते हैं। लेकिन ये क्या बनाता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो जो पी ब्लॉक है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अच्छा, दो बातें और, ग्रुप नंबर 3 और जो ग्रुप नंबर 3 है, आपको मैंने कहा सॉरी, ग्रुप नंबर 3 है ये 3 से हम जाते हैं उस तरफ। तो इस तरफ हम जब जाते हैं ना, याद रखना ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। क्या इंक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये वो चीजें हैं सारी जो मैं लिख रहा हूं जो कि इंक्रीज होती है। ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, ये इंक्रीज होती है। एंजाइम इज द केस, अगर फ्लोरीन से दूर आएंगी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी, कहीं भी फ्लोरीन की तरफ जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। समझ आ रही बात, मैंने आपको सही एक बहुत जबरदस्त यहां पर तरीके बताया। ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, बस याद रखना। फ्लोरीन की तरफ जाएंगे एनालिसिस एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस, और फ्लोरीन से दूर जाएंगे ये डिक्रीज होते हैं। भाई समंदर को कुजी में बन के मैंने, अगर आप फिर भी आपको समझ नहीं आई तो भाई अब दोबारा लेक्चर देखिए, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं एक और चीज की तरफ, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं इधर ही एक्सप्लेन करता हूँ, इधर ही देखो। सबसे पहली बात याद रखना ना, पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या है, वो स्टेबल है, एक ही है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप नंबर 1A, ग्रुप नंबर 1A याद रखना, ग्रुप नंबर 1A is equal to +1 always. Group number 2A is equal to +2 always. Aluminum है that is +3 always. फ्लोरीन है that is -1 always. ये याद रखना, पहला रूल नंबर ये याद रखना। लेकिन जो कि हम इस वक्त किसकी बात कर रहे हैं, हम पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। यहाँ पी ब्लॉक के दो एलिमेंट हैं, एक एल्यूमिनियम है जो +3 में, और फ्लोरीन है जो कि -1 में। ग्रुप नंबर 1 हमेशा +1 में, ग्रुप नंबर 2 हमेशा, इसमें कोई शक नहीं है कि हमेशा ग्रुप नंबर 1 जहां भी होगा वो +1 में होगा। और इसका एक एमसीक्यू आता है और आपको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेबल इन एक्वियस सॉल्यूशन। अब ये जो एमसीक्यू है ये आपको बहुत मुश्किल लगता है, आप कहते हैं ओह माय गॉड ये कहां से करे, इतना मुश्किल एमसीक्यू। लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, यू अंडरस्टैंड, ये इतना मुश्किल नहीं है। ये आपको सिर्फ ये पूछते हैं कि आपको पता चले कि कहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। समझ नहीं आया ना, अगर समझ नहीं आया तो थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, ये हो गया जनाब, ये वाला समझ आ रही है ना, कुछ समझ आ रही है ना, समझ नहीं आ रही तो मुझे बताइए, अगर नहीं आ रही तो थोड़ा सा डिटेल में देखिए और पहला वाला लेक्चर भी देखिए। अब इधर आइए, इधर हम कहते हैं आमतौर पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +3, यहाँ +4, यहाँ +5, यहाँ पर -1, यहाँ -2 और -3 भी हो सकता है, राइट, यहाँ पर -4 भी हो सकता है। ये दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये फिक्स है जो मैंने उधर लिखे हैं, और बाकी वेरिएबल है जो कि चेंज हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं ये +3, 4, 5, 6, 7 ये क्या है, तो मैं कहूंगा ये वैलेंसी है, वैलेंसी। अगर वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क नहीं पता, आगे हम पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। आप हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है MD Cat in My Pocket, वो जरूर सब्सक्राइब करें, और जो ट्रिक्स के लिए आप केमिस्ट्री ट्रिक्स बाय प्रोफेसर अली सुदेस वो भी सब्सक्राइब करें कि आपको पता हो। एनीवेज वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, ये जो हम पढ़ रहे थे, हमारे पास ये आया कि हम उधर जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई है कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है और कौन सी प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती है। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, इसका मतलब है ग्रुप नंबर 1 जो है यहाँ इसको हम कहेंगे, और ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर जो है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं। दीज आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यू अंडरस्टैंड, दीज आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी वेरिएबल है, डक्टाइल है, नो डक्टाइल सॉरी, ये कंडक्टर है, वहां पर ये डक्टाइल है, ये भी डक्टाइल है, वो भी डक्टाइल है, इसके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। वहां पर गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड सारे होते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है,
फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे व्हाट अबाउट द 8 ग्रुप नंबर 8A, इसका एक्सेलरेशन, इसकी एक्सेलरेशन स्टेट क्या है? भाई इसकी एक्सेलरेशन स्टेट क्या है? इट इज 0, क्योंकि इसका बॉन्ड ही नहीं बना था। इसकी वैलेंसी क्या है? 8। लेकिन यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज वैलेंसी, डू अंडरस्टैंड? लेकिन एक्सेलरेशन स्टेट वो है जिससे वो बॉन्ड बनाता है। ये हमारे पास इसकी एक्सेलरेशन स्टेट है। आई एम श्योर कि ये कुछ ना कुछ चीज़ें आपको समझ आई होगी। बाकी कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, डिटेल में हमने बताए हैं। ओके जनाब, अब हमारे पास दो चीज़ें रहती है, डी एंड एफ ब्लॉक, यानी जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वी विल टॉक अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन डिटेल नाउ। ओके जनाब, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पी ब्लॉक को इधर से हटाऊंगा, पी को भी हटाऊंगा और हमारे पास डी और एफ रह जाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे पास बोर्ड ज़्यादा रह जाएगा तो हम ज़्यादा डिटेल में चीज़ें लिख सकेंगे और एक्सप्लेन भी कर सकेंगे, क्योंकि हमने चीज़ एक्सप्लेन करनी है डिटेल में, ठीक है? पीरियडिक टेबल आपके पास हमेशा होना चाहिए, और एक दफ़ा सीखिए तो फिर ज़रूरत नहीं है, लेकिन शुरू में आपके पास पीरियडिक टेबल होना चाहिए और इसको देख देख के आप हर चीज़ को सीखिए और डिटेल में हर चीज़ को करें, ठीक है? इसको भी हटाऊँ। अब हमारे पास डी ब्लॉक रहेगा और एफ ब्लॉक, ठीक है? अब टूटा फूटा है, कम है, ज़्यादा है, जो भी है, लेकिन वो हमारे पास है। हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा फिर, बल्कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एफ ब्लॉक टी डी एंड एफ ब्लॉक को बनाता हूँ, तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा। अब देखिए, स्कैंडियम साइंस टीचर वेरी क्रेजी मैन फॉर को निकल जिंगर, ये आ गया, ये हो गया हमारा डी ब्लॉक का पहला। इसको हम कहते हैं सीरीज नंबर 1। ये क्या है? ये पहली सीरीज है, ठीक है? अब ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए, और बिल्कुल आपको ऐसी याद होनी चाहिए ना, बिल्कुल ज़बानी इसको याद रखिए आप, ज़बानी, ठीक है ना? बिल्कुल आप इसको न भूलें। अगर आप इसको भूल गए ना, इसका मतलब ये हुआ जनाब सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो आप लोगों को, आपको ये ज़बानी याद होना चाहिए, स्पेशली सीरीज़ नंबर 1। बाकी की ज़रूरत नहीं है, सीरीज़ नंबर 1 अगर आपको याद है ना, तो दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है? जो जो मैं बताऊँगा सिर्फ आपको वही सीखना है, बाकी ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके जनाब, हम आते हैं जनाब स्कैंडियम। स्कैंडियम के नीचे कौन है? तो हम कहते हैं भाई सेकंड ईयर, ये हो एट्रियम, इसको कहते हैं एट्रियम, सीरीज नंबर 2 में। अब सेकंड ईयर, अब है लेंथनम, और फिर है एक्टिनम, ये हमारा हो गया पहला। इसको कहते हैं 3B, इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड 1 2 3 3B, इसको कहते हैं 4B। एक मिनट, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 4B, इसको कहते हैं 5B, 6B, ये बाकी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 7B, और इसको कहते हैं हम 1B, इसको कहते हैं 2B। अच्छा, ये जो बीच में 3 रह गए, FeCO वगैरह वगैरह, ये जो टी है ना, ये जो 3 आपके पास रहते हैं, ये आपके पास आता है एक ही में, और इसको हम कहते हैं 8B। अंडरस्टैंड ना? ओके, अब आते हैं यहाँ पर है CD और यहाँ पर है Hg, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाहिद मेटल है जो लिक्विड है यहाँ पर है, ठीक है? अब यहाँ जो लेंथनम है ना, लेंथनम, आपको मैंने कहा था दिस इज द लॉन्गेस्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कि जहाँ पर आप आएंगे ना ऐसे, यहाँ से यहाँ, ये क्या है?
हम एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ पहला और आखिरी लिखेंगे। ये लेंथनम से शुरू है, और जो ये वाला है ना, ये वाला, ये एक्टिनम से शुरू है। ये इसको इसलिए कहते हैं, इसको कहते हैं लेंथनाइड्स। इसको क्या कहते हैं? लेंथनाइड्स। और इसको कहते हैं क्या? एक्टिनाइड्स। इसको लेंथनाइड्स और इसको एक्टिनाइड्स कहते हैं। अब लेंथनाइड और एक्टिनाइड कितने हैं? तो डी ब्लॉक में मैंने आपको इसका एक आसान तरीके बताया है कि टेल मी भाई कि जो डी है, एफ है, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? आपने कहा भाई एफ में 14 आते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर 14 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर क्या है? 14 एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर कितने हैं? यहाँ भी 14 एलिमेंट्स हैं। इन दोनों में क्या क्या है? 14 एलिमेंट्स है। अच्छा, अब आते हैं जनाब किसकी तरफ? हम ये कहते हैं जनाब कि ये कहाँ से शुरू है और कहाँ पर ख़त्म है। हमने कहा ना ये लेंथनम है, ये पहले, इससे पहले लेंथनम है। तो यहाँ जो सबसे पहला एलिमेंट, इसको कहते हैं सीरियम, सीई, सीरियम। इसको क्या कहते हैं? सीरियम कहते हैं। और जो इसके नीचे है ना, इसको कहते हैं थोरियम, थोरियम। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सीरियम और थोरियम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोरियम वो है जिससे जिससे यहाँ पर यूरेनियम बनाया जाता है। यूरेनियम, यूरेनियम बनाने के लिए, क्योंकि आप, थोरियम है ना, थोरियम, अगर आपको फिजिक्स आती है तो आपको ये पता होगा, फिजिक्स मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स, और केमिस्ट्री में न्यूक्लियर केमिस्ट्री अगर आती है तो थोरियम का अगर हम क्या करें, हम अल्फा डिके करें तो ये बन जाएगा यूरेनियम। आपको ध्यान है 298 एंड 92 एंड सॉरी, ये बनेगा यूरेनियम। अब देखो, थोरियम से जाके यूरेनियम बनता है। यूरेनियम क्या है? ये यूरेनियम होता है 92, और ये क्या है? यूरेनियम, ये 238 एंड 234 वगैरह वगैरह ये बनते हैं, लेकिन थोरियम कन्वर्ट होता है इसमें। तो सीरियम है एंड थोरियम है, सीरियम एंड थोरियम। अच्छा, अब आखिरी जो है ना, ये दोनों एल से शुरू है, इसको लिट्यूटियम कहते हैं। LU से जाहिर करता है आखिरी ये वाला लिट्यूटियम। देखो, ये सीरियम से शुरू, लिट्यूटियम पे खत्म, सीरियम से शुरू, सीरियम से शुरू, ल्यूटिटियम पे खत्म। ये थोरियम से शुरू और लॉरेंसियम पे खत्म। LR याद रखना है आपने, ठीक है? ओके जनाब, हमारा ये हो गया ये वाला। अब आते हैं टिटेनियम वाला। टिटेनियम जो है ना, टिटेनियम, आपको मैंने इसकी बताई भी थी कि यार जरा खफाती, जरा खफा। अब देखो, जरा खफा थी, लेकिन थी का आपने याद रखना है, ये इधर नहीं थी, ये यहां नहीं है, यहां पर RF है। सॉरी सॉरी, जी यहां पर है, सॉरी, मैं मिस्टेक, सॉरी 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 सॉरी, जी नहीं, खफा, खफा में H के बाद F होता है ना कि G होता है, मैं मिस्टेक, खफा, जरा खफाती रफ है, ठीक है? अच्छा, वो हम कहते हैं ना जनाब, वो नबील था। वो कौन था? नबील। अगर आपको एक चीज़ समझ नहीं आई या इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको याद नहीं रखना है तो बस आपकी ज़रूरत नहीं है, ये है। अच्छा, अब उसके बाद क्रोमियम है। तो क्रोमियम के नीचे हमारे पास, आपको मैंने बताया था, ये मशहूरी ज़माना मोलिब्डेनम होता है, और उसके नीचे मशहूरी ज़माना डब्ल्यू होता है, टंगस्टन, जो हम बल्बों में इस्तेमाल होता है, बल्ब में। अच्छा, अब मैंगनीज़ है। जो मैंगनीज़ है ना, इसके नीचे हमारे पास टेक्नीशियम एंड रेडिनियम होता है, ये TC&RE होता है, ठीक है? अब ये तीन हमारे पास साथ में होते हैं, क्योंकि ये जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है ना, ये रेडिनियम, रोडियम, टेक्नीशियम वगैरह वगैरह, ये तकरीबन सेम टू सेम होती है। हम कहते हैं ना RU, ये मैं बोल्ड करके लिखता हूँ क्योंकि बाद में हम इसकी बात करेंगे, और RH, ठीक है? रेडिनियम एंड रोडियम इसको कहते हैं, एक को रेडिनियम कहते हैं, दूसरे को रेडियम कहते हैं। अच्छा, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ये यहाँ पर, सॉरी, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ये यहाँ पर रहता है, ये आपको याद होना चाहिए। और CU, आपको मैंने कहा था कुछ कॉइनेज मेटल्स हैं, क्या है? कॉइनेज मेटल है, यानी CU, यहाँ पर है AG, यहाँ पर है AU, ये हो गया हमारे मेन एलिमेंट्स। अच्छा, बातें हैं बाकी की तरफ। अच्छा, अब मैंगनीज के नीचे ये, अच्छा आयरन है, तो आयरन के नीचे रेडिनियम है, लेकिन उसके नीचे एक और है जिसको कहते हैं ऑस्मियम, OS, ऑस्मियम, इसको क्या कहते हैं? ऑस्मियम कहते हैं। और एक रह गया ये IR, तो IR आइलैंड से निकला है, ये रेडियम है, अच्छा आइलैंड नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये वाली चीज रहेगी, आपको मैंने कहा था ना कि पीरियोडिक टेबल में आम 118 एलिमेंट्स है, लेकिन हमारे कोर्स के मुताबिक 112 है, जो कि यहाँ पर खत्म हो जाता है। भाई हमारा यहाँ एक्टिनम पे खत्म हो गया, लेकिन हम कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम कुछ लिखेंगे। हमने लिखा ना,
अब डी बी है, डी बी, ये जो है ना, ये वाले, ये हम कहते हैं इसको, ये वो है जो कि बनाए गए हैं, ये वो नहीं है, इसको डुबनियम कहते हैं, ठीक है। अब सीबर्गियम एस जी, और ये ड्यूबनियम एस जी एंड डी जी, ये हो गया। एस जी को कहते हैं सिबर्गियम। फिर उसके बाद है बी एच एच एस, एच एस बी एच एच एस, ये दोनों एच एस है। एम टी, अब देखो ये लास्ट ईयर कुछ जो है वो डिस्कवर हो गए थे, कुछ टाइम हो गया जो कि ये डिस्कवर हो गए थे, और उसके बाद जो है ये ज़्यादा वो, जैसे फॉर एग्जांपल अस्टाटीन के नीचे जो है वो टी एस है, एंड रेडिनियम के नीचे जो है वो ओगेनीसियम है, ये जो है वो डिस्कवर हो गए थे। और ये जो है ना हमारा, ये आता है सी एन, ये हो गया सी एन, ठीक है। तो आई आर के नीचे हमारा कौन आता है, आई आर के नीचे हमारा एम टी आता है, प्लेटिनम के नीचे हमारा नहीं, सी एन तो इधर आता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया है सी एल। अच्छा, फिर नहीं पढ़ोगे तो फिटोगे, ये हमारे पास काफ़ी है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये डी एस एन आर जी। अच्छा, अब कहेंगे सर ये डी एस क्या है, तो डी एस एक्चुअली हमारे पास क्या है, इसको कहते हैं डंस्टेडियम, एंड आर जी क्या है, इसको रोंटजिनियम कहते हैं। आपने रोंटजिन का नाम सुना होगा, रोंटजिन जो एक्सरे जिसने डिस्कवर की थी, ये रोंटजिन मेथड फर्स्ट ईयर में है, तो रोंटजिनियम ये उधर से निकला है। एनीवेज, ये हमारे पास है डी ब्लॉक, यहाँ पर हमारे पास डी एन एफ लगा है, जिसको हम कहते हैं आमतौर पे दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब दो बातें जो हमने एक्सप्लेन करनी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो ये एक्सप्लेन करनी है जनाब की, जो बॉन्ड बनाएगा तो हम उसको कहते हैं उसी ब्लॉक का, ठीक है। लेकिन हमने कहा ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास फिर दो किस्म के होते हैं, एक को कहते हैं आउटर जो कि डी है, और दूसरे को कहते हैं इनर जो कि एफ है। अब कहेंगे सर ये तो बाहर है तो इसको तो आउटर कहना चाहिए था, ये अंदर है तो इसको इनर कहना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर एस है, यहाँ पी है, यहाँ डी बी, और यहाँ नीचे एफ है। ये ऐसा नहीं होता, होता ये है ना, इसको आउटर इसलिए कहते हैं, ये इसको आउटर कहते हैं डी ब्लॉक को, और इसको इनर कहते हैं एफ ब्लॉक को। वो इसलिए जब आप फिलिंग करते हैं ना, देखो ये हो गया जनाब आपका एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मैं 7 की फिलिंग करता हूँ। तो 7 में जब हम फिलिंग करेंगे तो हम लिखेंगे 7s। तो 7s जैसे हम करेंगे ना, डायरेक्ट हम आएंगे, याद रखना, डायरेक्ट हम आएंगे और यहां पर हम करेंगे 5f और 5f। अब ये अंदर है, लेकिन हम इसके बाद d करेंगे ना, तो फिर हम आएंगे 6d की तरफ, 6d 6d। ये देखो, ये यहां से फिर यहां से यहां, ये क्या है, इधर से इधर और फिर इधर से इधर, ये हो गया, ये बिल्कुल ऐसा, गुड। तो जब ये इस तरह आएंगे ना, मुझे बताओ कौन अंदर है, तो आप कहेंगे सर एफ अंदर आता है, एफ अंदर वाली शेल में मतलब, ठीक है। और जो जो डी है तो वो तो एफ से बाहर है, इसलिए इसको कहते हैं इनर ट्रांजिशन और इसको कहते हैं आउटर ट्रांजिशन। तो देयरफॉर दिस इज आउटर ट्रांजिशन। ये एक चीज को समझाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, एंड आई एम श्योर कि आप लोग अगर समझ गए हैं तो मेरी मेहनत काम आई होगी, और अगर आप नहीं समझे तो मतलब ये मेरी मेहनत फिर काम नहीं आई है। तो आई एम श्योर कि भाई आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी, एंड यू विल हैव अंडरस्टैंड दिस नाउ, ठीक है, ओके। अब आते हैं जनाब नेक्स्ट, क्या है आखिरी चीज़ों की तरफ। वो आखिरी चीज़ें क्या है, हमने उधर कहा इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है बीच में, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, हम ये लिख ये हटाएंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी इसके लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो जिंक होता है ना, जिंक जिंक इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 है, जो कि क्या है, फिक्स है, फिक्स है। और जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम ये +3 है और ये भी फिक्स है, फिक्स। जो बाकी जितनी भी है ना, उनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चेंज। देखो मैं कहता हूँ ना, ये आपने लिखा, बस इसके छोड़िए, अब इधर देखते हैं, हमने लिखा +2 +3 एंड +4, ठीक है। ये मैंगनीज नहीं है, मैंगनीज मैंगनीज में सबसे ज्यादा इधर ये है, +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1, ये है। अब नीचे आएंगे ना ये वाला, तो इसका ये लिखिए, ये +6 +5 +4 एंड सो ऑन। इधर आएंगे ना, आयरन मेनली +2 में एंड +3 में पाया जाता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। बाकी जितनी भी है +2 +3 ये इसको कहते हैं वेरिएबल, जब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, हम कहते हैं क्या है, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट।
दूसरी बात, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। अब लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है, 2b नहीं है, एक्सेप्ट 2b। इसलिए इसको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को पूरी नहीं करते, क्योंकि इनका डी फुल होता है, इनका डी फुल होता है। तो इसलिए हम कहते हैं भाई ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिज्म क्यों है? तो पैरामैग्नेटिज्म असल में होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होते हैं उधर हम कहते हैं ये फेरोमैग्नेटिक है। फेरो फेरो लफ्ज का इस्तेमाल होता है यहां पर अनपेयर्ड, तो ये पैरामैग्नेटिक भी है और यहां पर हम फेरोमैग्नेटिक भी हमें मिलता है। फेरोमैग्नेटिक भी याद रखना, सिर्फ सिर्फ वो नहीं है, पैरामैग्नेटिक नहीं है, बल्कि इधर आपको फेरोमैग्नेटिक भी मिलता है। हम कहते हैं भाई यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक भी हमें मिलता है। तो ये सब मेरे ख्याल में आपको समझ आया होगा, तो जो हम बात कर रहे थे। और ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो इनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे बाइंडिंग एनर्जी और ब्ला 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 चीज़ें, लेकिन वो हमें हमारी अलग अलग टॉपिक्स है जो कि हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो मेटल्स है ना, मेटल ये एस ब्लॉक से थोड़े से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? कुछ प्रॉपर्टीज जो इनकी है जो कि उनमें नहीं है, वो प्रॉपर्टीज हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको कहा था ना कि वो मेलिएबल तो है, मेलिएबल, लेकिन वो डक्टाइल नहीं है। लेकिन ये डक्टाइल है, जैसे आप डक्ट्स बना सकते हैं, तारे तारे और शीट्स बन सकती है। ये हमने कहा भाई दिस आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्टर्स किस चीज़ की हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट की है। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे ये कंडक्टर्स हैं। समझ आ रही बात ना? आप मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें आपको समझ आएगी जो मैंने आपको कहा है। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं, मैंने आपको बताया वही लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं जो यहाँ से शुरू होते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हम लिखेंगे तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2, या फिर हम लिखेंगे NF, तो 1 से लेकर 14, ये ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसी है। ये डी वाली है, ये वैसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आई एम श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। ठीक है, ओके जनाब। हमने ये कहा जनाब इसके इस तरफ जो चीज़ें बनती हैं वो कैटाइंस बनाते हैं, और इसके इस तरफ जो बनाते हैं ना वो एनाइंस बनाते हैं, क्योंकि वो नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स एनाइन बनाते हैं, मेटल कैटाइंस बनाते हैं। ये भी कैटाइंस बनाते हैं, लेकिन ये मोस्टली ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी कम है और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो इस तरफ एनाइन, उस तरफ कैटाइन, डू यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब है कि हम एनाइंस की तरफ जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर कम होता है, मेटालिक करेक्टर कम होता है। लेकिन हम ग्रुप नंबर 1 की तरफ जाएंगे तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है। और सबसे अच्छा मेटल कौन है? मैंने आपको बताया पीरियड टेबल में सीजियम है, जो कि आपको पता होना चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट की मैंने प्रॉपर्टी बताई। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जैसे बेसिक करेक्टर, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि अगर ऑक्साइड है और किसी भी मेटल के साथ ऑक्सीजन आता है या OH आता है तो वो उसको हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड, और अगर किसी उसके साथ आता है नॉन मेटल के साथ तो हम उसको कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड, तो एसिडिक होता है। और फिर आपको मैंने बताया कि ग्रुप पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, तो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 है। आई एम श्योर कि ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी और आप समझ गए होंगे जनाब कि हमारे पास क्या है, और जो जितने भी मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। आई हैव एक्सप्लेन ऑल दीज प्रॉपर्टीज टू यू इन वेरी आगे। ये चीजें एक इंट्रोडक्शन है, जहाँ जहाँ मैंने जो नाम लिए है ना, कुछ चीज़ें शायद आपकी माइंड में उसी तरह फिक्स नहीं हो गई होगी, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो हाँ, मैं हमारे साथ रहिएगा। आई एम श्योर कि लेक्चर आपको एंजॉय किया होगा। मेरे ख्याल में लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इधर इसको वाइंड अप करता हूँ। और इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हम अब इसके बाद हम प्रॉपर्टी छोड़ेंगे, मेटालिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ट्रेंडिंग पढ़ेंगे, एनालिसिस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि आपकी एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग में भी है, वहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हम एक जगह पढ़ लेंगे और डिटेल में हम पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाइए। और फिर उसके बाद जो कुछ है जैसे इनके जो कंपाउंड्स हैं, इनकी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी कैसी है, वो कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं, और जाके हीट पर ये क्या कैसे रिएक्ट करते हैं। वी विल मीट यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आपको लगा कि हाँ इससे आपको बड़ा फ़ायदा हुआ और कुछ चीज़ रिवाइज हो गई, कुछ नई चीज़ें सीखी हैं, और या आपका जो नॉलेज था, जो बिखरा हुआ नॉलेज था, वो जाके रिफाइन हो गया या आगे रिफाइन होने वाला है, तो ये जो वीडियो है ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें, फेसबुक पर भी शेयर करें। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू शेयर और सदके जरिया का हिस्सा बने, क्योंकि ये फ्री लेक्चर्स हैं। ये जो लेक्चर्स हैं, ये जो यहाँ पर हम आपको देते हैं, दीज आर वेरी वैल्यूएबल लेक्चर्स, तो मेरे ख्याल में ये आपको फ़ायदा देगा। तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर सजेस्ट करें
हमारे वाले लेक्चर। ठीक है, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए।